ओके जी, तो वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था, बड़ा बेसिक सा बना के। मेरी वो ऐसा था कि जितने कॉन्सेप्ट्स अब तक आपने किए हैं तो क्या उसमें से आप रिस्क पिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं, तकरीबन जितने लोगों ने पोस्ट किया था वो सबकी चेकिंग हो गई। हम ग्रुप पे बहुत एक्टिव थे, जिसमें मैंने एक एक का मेक श्योर किया कि वो चेक हो जाए। ऑब्वियसली आपको डिटेल फीडबैक भी मिले। सही जी, तो एक बार देख लेते हैं, मैं रीड करूँगा, आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कि सर इस सिचुएशन में आपको कौन कौन से रिस्क नज़र आते हैं। यानी अगर इस क्लाइंट पे आप जाते ऑडिट करने के लिए तो आपको देखते ही समझते ही क्या रिस्क नज़र आता। पर अगेन जो हमने सीखा है, जो हमने शुरू किया हुआ है, आपको रिस्क पता कैसे लगता है, जब आप समझते हैं एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को। तो जितनी भी बातें लिखी हुई होती हैं या असल लाइफ में ऑडिट करने जाते हो, वो इदारे की समझ ही तो होती है और एनवायरनमेंट की समझ होती है जो मेरे इदारे को हिट कर रही होती है। और हम ये बीइंग एन ऑडिटर परसीव कर रहे होते हैं कि यहाँ मसला हो सकता है और यहाँ मसला हो सकता है। चलें देखते हैं। मैंने कहा यू आर द ऑडिटर ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, यानी ये हमारा ईयर एंड है। कंपनी फेस इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। अच्छा, जैसे ही मैंने ये देखा कि कंपनी इंक्रीज कंपटीशन फेस कर रही है इन द मार्केट, तो मेरा दिमाग ये कहता है कि यार मेरी सेल डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली वगैरह जैसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा, अब ये भी बात समझ आती है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं इस सेल्स को देखूं तो प्लीज आप मुझे ये बताते हैं कि ये परसेंटेज वाइज कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है। 25% इंक्रीज हो रही है। तो सर क्या आपको इसमें इस पूरे सिनेरियो में अब तक कुछ रीड करके रिस्क नजर आता है? रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। अच्छा देखो, अब रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स आप ऐसे ही कह रहे हैं या आपके पास कुछ बेसिस हैं? अच्छा, बेसिस हैं। बेसिस ये है कि एनवायरनमेंट में आपका कंपटीशन एनहांस हो रहा है और इवन देन यू हैव मैनेज्ड टू इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय 25%, तो दिस इज द रिस्क। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, पर मेरा शक गलत नहीं है। तो मुझे फोकस होकर काम करना है। यानी अच्छा, फिर मैं आपको वैसे सिखाता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। जब मैं ऐसी कंपनीज का ऑडिट कर रहा होता हूँ ना, जहाँ पे कंपटीशन भी हो, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा हो, तो आप सब ने मुझे कहा कि सर आपका रिस्क है कि रेवेन्यू ओवर स्टेट हुआ होगा। एग्रीड है? आगे सुने, इसको ऑडिट करने का तरीका कार क्या है। मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे बताओ रेवेन्यू इंक्रीज होने की वजह क्या है। तो वो मुँह बताता है अजीब सा कि क्या वजह होगी। तो मैं कहता हूँ भाई वजह ये होगी ना, क्या कोई नए कस्टमर हैं, क्या कोई, वो क्या बोलेगा, न्यू कस्टमर। अब एक एक करके सुनना। अगर वो मुझे कह रहा है कि न्यू कस्टमर, ये आगे की बात है, अभी तो हम रिस्क असेसमेंट सीख रहे हैं ताकि लिंकेज बनी रहे ना, कि जो मुझे मसला दिख रहा है उसको मैं ऑडिट कैसे करूंगा, तो वो सिखाऊंगा अभी आगे, पर अभी एक व्यू दे रहा हूं। अच्छा, मैं क्लाइंट को बोलूंगा भाई आपका रेवेन्यू इंक्रीज कैसे हुआ, तो उसने मुझे जवाब दिया कि न्यू। अच्छा, उसने जो मुझे कहा ना कि न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड हुए हैं, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करूंगा, वो तो कुछ भी कहेगा। मैं पता है क्या करूंगा, पिछले साल की कस्टमर लिस्ट को इस साल की कस्टमर लिस्ट से कंपेयर करूंगा। एग्रीड? अच्छा, और जब पिछले साल की लिस्ट को इस साल की कस्टमर लिस्ट से कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो न्यू हैं। फिर मैं इन्हीं कस्टमर्स के ऊपर जो मैंने रेवेन्यू बुक किया है उसका गेट पास देख लूंगा, जो गुड्स जा रहे थे क्या उस पर सिग्नेचर थे इनके, क्योंकि न्यू कस्टमर्स है ना। अच्छा, वो ये कह सकता है कि भाई हमारी प्राइस इंक्रीज हुई थी। तो अब मेरी एक बात सुनना बड़ी अहम है, क्योंकि आगे मैं सारी चीज़ें घुमा के डालूंगा सवाल में, क्योंकि मैंने लेवल ऊपर लेके जाना है। और मैंने आपको वैसे भी कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा आपको सब समझ आ रहा होगा, लिख रहे होगे, मज़ा आ रहा होगा, पास पेपर सारे हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा कर दूंगा अपने सवाल मुश्किल 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 देके कि आप बोलोगे यार ये हो ही नहीं रहे, पर पास पेपर हो रहे होंगे। तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, सोचने की सलाहियत। अब सुनो मैं करता क्या हूँ। उसने कहा यार प्राइसिंग इंक्रीज हुई है, क्या बोला? तो प्राइस इंक्रीज होने से रेवेन्यू बढ़ता है ना, पर मैंने उसको कहा तेरी क्वांटिटी गिरनी चाहिए। भाई डिमांड सप्लाई का रूल है ना, हाँ या नहीं? तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मेरी प्राइसिंग इंक्रीज हुई है, ये बड़ी अहम बात है, आप लोगों ने सुनना है। अगर मेरी प्राइसिंग इंक्रीज हुई है इसका मतलब ये सही है, प्राइस इंक्रीज का इंपैक्ट तो आ गया, मैं मानता हूं, पर उसके बरक्स आपकी क्वांटिटी गिरनी चाहिए, क्योंकि आप माल महंगा बेचोगे तो आपसे लोग कम खरीदेंगे। तो क्वांटिटी का क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। एग्रीड है? तो फिर मैं ऐसे उसको पकड़ूंगा, बोलूंगा सही है भाई, फिर मैं ये करूंगा पिछले साल क्वांटिटी कितनी बिकी थी?
इस साल, अनलेस कि आपकी मोनोपोली हो, आप फिर वहीं आके आप जितनी भी प्राइस ऊपर करें आपका यूजेज वही है। जैसे कि के इलेक्ट्रिक आपकी जितनी प्राइस हाइक कर ले, क्या आपकी यूनिट कंजम्पशन कम होती है? नहीं, आपकी जो नीड्स हैं वो नीड्स हैं, वो चलती रहेंगी। एग्रीड है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, बात समझ आती है? मतलब मैं हमेशा ये करूंगा, एक सवाल उठाऊंगा, उस पर पूरी डिटेलिंग करूंगा कि आपको सोचने की सलाहियत है। मैंने मेजॉरिटी बच्चों के आंसर देखे थे ऑन टॉप नॉच, बिल्कुल सही लिखे थे। और मैंने आपको क्या कहता, लिखने का तरीका होना चाहिए, आइडिया सेम होना चाहिए, और अंग्रेजी कुछ भी हो। सही है? आगे एक तो ये पूरा मतलब मेरे ख्याल से पूरा इस पर यहीं लगा के गया है ARTD का। इधर चलें अब दूसरा। अच्छा पहले बताओ, रेवेन्यू का रिस्क किस किसने लिखा था? सबने। और ऐसे ही लिखा था कि देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट इवन दो द सेल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 25%, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो देखो सब अलाइंड है। मैंने आपको कहा था मैं लिखने का तरीका। अच्छा अब मजे की बात, आपने क्या बुक खोल के देखी? नहीं, मैंने आपको कोई थ्योरी नहीं कराई, प्रैक्टिकल कराया है। मैं जब प्रैक्टिकल करा दूंगा बोलूंगा और बुक खोलो देखो ये कवर हो गया, मतलब इट्स बुलशिट यार। मैं आपको बोलूँ आओ डेफिनेशन रीड करते हैं, वो आनी नहीं एग्जाम में। वो बोलता है अंडरस्टैंड करो एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, रिस्क निकालो। तो पेपर में भी तो यही आएगा ना, वो बोलेगा भाई ये सिचुएशन बताओ, उसमें तुम्हें ऑडिट रिस्क क्या दिखते हैं। तुम ऑडिट करोगे तो तुम्हें क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि यहाँ मसला हो सकता है तो तुम वहाँ फोकस भी नहीं करोगे। तो इन ऑर्डर टू मेक योर फोकस यू नीड टू आइडेंटिफाई कहाँ गलती हो सकती है। क्लियर है? चलें ओके। अब आगे हम कह रहे हैं इन अगस्त 2025 द कंपनी प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव बैच ऑफ गुड्स वर्थ रुपीस। अच्छा मुझे जैसे ही मैंने सुना डिफेक्टिव बैच ऑफ गुड्स तो NRV का लॉस। अब देखो आप समझे तो पता लगा ना, अंडरस्टैंडिंग है। आगे सम ऑफ दीज गुड्स हैव ऑलरेडी बीन शिप टू द कस्टमर। अच्छा अब एक मजे की बात, जब ऑलरेडी शिप हो चुके हैं तो फिर अगेन ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का ड्यू टू सेल्स रिटर्न। नहीं सेल्स रिटर्न, क्योंकि हो सकता है कि सेल्स रिटर्न उसने पूरी रिकॉर्ड, देखो हो सकता है ना माल रखा हुआ उसने चुपचाप रखा हुआ, उसने मतलब बाद में देख लेंगे, और उसने सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड। अच्छा वो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा? सेल्स कम हो जाएगी। तो अब दो बातें, सेल्स की ओवर स्टेटमेंट के दो रीजन, एक तो कंपटीशन है उसकी वजह से उसके बावजूद भी 25% इंक्रीज हो रहा है। दूसरा भाई मैंने डिफेक्टेड गुड्स प्रोड्यूस किए हैं तो वो भी तो वापस आएंगे ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसने नहीं किया होगा, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि उसने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड। पता है मैं क्यों इतनी पंचायत कर रहा हूं टारगेटेड? मैं बोलूंगा डिफेक्टेड बैच की सेल्स हुई थी ना, उन कस्टमर्स का एड्रेस दे दो, मैं उनसे खुद पूछ लूंगा। अब लाखों कस्टमर में आपको एक पॉपुलेशन मिल गई जिसको हम कहते हैं सब पॉपुलेशन, उस पर डायरेक्ट काम करो। एक बेवकूफ ऑडिटर होगा नॉर्मल ऑडिट करके आ जाएगा, पर हम नॉर्मल ऑडिट कर रहे हैं, टारगेटेड पहुंच रहे हैं, हम टारगेट पे पहुंच गए, भाई यहां मसला है, ये देखूंगा मैं ये माल वापस आया या नहीं आया। अच्छा बाकी माल की पंचायत क्यों नहीं कर रहा? वो सही है यार, वो सही है, उसमें मुझे अभी रिस्क नहीं दिख रहा ना, रिस्क के कुछ और पता लग जाए। तो अभी जो पता लग रहा है उसके हिसाब से मैं फोकस करूंगा कि ये भाई ये इशू है, ये तो मैंने देखना ही देखना है, क्योंकि मसला एक जगह रजिस्ट करता है। अच्छा अब एक और बात, अब जब आप NRV टेस्टिंग करेंगे, NRV का अपना मसला, क्योंकि बोल रहा उसमें से कुछ इन्वेंट्री अभी भी मौजूद है तो उसकी NRV लॉस का रिस्क है। तो हम ये कहेंगे ना, सिंस द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ डिफेक्टेड गुड्स एंड द इन्वेंट्री इज स्टिल हेल्ड बाय द कंपनी, देयर इज अ रिस्क ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ NRV लॉसेस। अच्छा बाकी सब पे क्यों नहीं कह रहे, इस पे क्यों फोकस है? ये स्पेसिफिक है। अच्छा अगर मुझे कुछ और पता लग जाए, पता लग जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे पता लगे एक वेयरहाउस था और जहां वेयरहाउस था वहां फ्लड आया है। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब एक तो होता है ना कि यार रटा लगा लिया, बुक में बच्चों को ना टकाटक लिख के दे देते हैं, ओ भाई तुम सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं तुम्हें सोचने का सलीका ऐसे दूंगा तुम खुद सवाल करोगे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अभी जो NRV का लॉस है वो इस वजह से है ना कि आपका ऑल टुगेदर डिफेक्टिव बैच प्रोड्यूस हुआ था। अच्छा अब मैं ये कहूं, इन्वेंट्री की बात करते हैं, एक एरिया है जहां पे गोडाउन में मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वहां पे सैलाब आ गया, तो आप मुझे बताओ अब भी इन्वेंट्री खराब होगी? पहले भी इन्वेंट्री खराब हो रही थी, वजह दोनों में। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वजह क्या, ये कहां से पता लगा? एनवायरनमेंट से, कि भाई फ्लड आया है तो आपको याद आया। अच्छा फिर आपने फ्लड आया ना तो आपको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग है, इसके ऑपरेशंस कहां कहां हैं। हमने कहा भाई इसके ऑपरेशन KPK में भी हैं, सवात रीजन में भी है, वहां सैलाब आया है,
तो ये आप नजूमी तो नहीं है ना, आपको समझ है कि ये इदारा क्या करता है, इसके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हैं और इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है जो इसको हीट कर रहा है। अच्छा, अगर एक कंपनी है जिसका केपीके में कोई वेयर हाउस नहीं है तो क्या कोई मसला है? होने दो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें उससे गर्ज होगा जो मेरे इदारे को इफेक्ट करेगा। पहले बताओ बात समझ आती है? तो हमने एनटीडी को समझा, उसके ऑपरेशंस को समझा, उसके अच्छा इन्वायरमेंट के अंदर क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं? यस। अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैन होना, टैक्सेस का, लॉज एंड रेगुलेशन का समझना, तो ये सारी चीजें आपके एनवायरनमेंट में आ रही हैं जो इस कंपनी को क्या कर रही हैं? हिट कर रही है। इन्फ्लेशन जैसे इन्होंने कहा, तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपने सबको मद्देनजर रखना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप खुद खोज रहे होते हो, आपको पता लग जाता है। इस लाइफ में आपको पेपर में लिखा हुआ मिलता है, आपको सिर्फ असेस करना, देखना भाई क्या मेरा इदारा हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक पेज बनाना है कि भाई मैं ये फोकस करूंगा, मैं ये फोकस करूंगा, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था कि क्या आप 100% चीजें चेक कर सकते हो या सैंपल बेसिस पे। बट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं सैंपल बेसिस तो बाद की बात है, पहले ये देख लो मसला कहाँ हो सकता है। क्योंकि तुमने अगर रिस्क गलत असेस किया या रिस्क असेस ही नहीं किया तो तुम ऑडिट भी गलत करोगे, ऑडिट भी गलत करोगे तो तुम्हारा नतीजा भी, तो वो अच्छा ऑडिट नहीं होगा। क्योंकि हम कहते हैं मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, तो रीजनेबल के लिए काम भी रीजनेबल होना चाहिए, काम भी, और काम रीजनेबल कब होता है? जब रिस्क असेस करते हैं कि मसला कहां कहां, मतलब दैट्स वेयर वी आर फोकसिंग कि भाई ये मसला हो सकता है, ये मसला, तो मैं तो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज पे कर रहा हूं ना। फिर हम एंगेजमेंट टीम को लेके बैठते हैं, बोलते हैं आपका भी तो दिमाग चलता है, आप भी बताओ, हम भी बताएं, हमारा पार्टनर उससे ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस होता है। अगर लेट्स से अगर मैं अपनी जर्नी काउंट करूं तो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल ऑडिटिंग का, तो मेरे पार्टनर का कोई 30 साल का होगा, तो वो भी इनपुट करेगा, मैं भी इनपुट करूंगा, आप भी इनपुट करेंगे, तो एक जगह तो पहुंचेंगे ना कहीं कि यार ये मसले हो सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक कि मैं टारगेटेड ऑडिट कर सकूं। तो अच्छा, कितने बच्चों ने सेल्स रिटर्न वाला रिस्क लिखा था? वेरी गुड। अच्छा, मेरे कुछ बच्चों ने मिस भी किया था सेल्स रिटर्न वाला, वो मैंने देख लिया था उस पर। अच्छा, पर इन्वेंट्री वाला कितनों ने लिखा था? वो लिख लिया था। एनआरवी लॉस वाला, क्योंकि आपने डिफेक्टेड बैच प्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो मौजूद है वो तो वैसे ही खराब होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे ये खराब है? देख लेंगे बाद में कितने का बिक रहा है, बाद में। तो क्या एनआरवी टेस्टिंग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मैं बोलूँगा भाई बताओ ये कितने का बिका, तो अगर मेरी किताबों में 40 पे बिका 25 का, तो इसका मतलब है ये इन्वेंट्री खराब है, इसको लोअर पे होना चाहिए, कॉस्ट से ज़्यादा एनआरवी है तो मैं इसको एनआरवी पे ले आऊँगा। ओवर स्टेट हुआ तो देखो टारगेट पे पहुंचे ना, आपको पता है यहाँ मसला है, ये मसला है, ऐसे चेक करूंगा। अगर पता ही नहीं होगा तो मैं फोकस भी नहीं करूंगा। इवन दो कम प्राइस पे भी सेल करेंगे तब भी तो एनआरवी लॉस आएगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पता कैसे लगता है, पहले ये समझते हैं, पता कैसे लगता है हम ये समझते हैं। कंपनी का ना अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके मिनट्स बनते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नेंस के लिए बैठे हुए होते हैं। अच्छा, मैं क्यों कहानी सुनाता हूँ पूरी, क्योंकि मैं तो रियल लाइफ में हूँ ना। मैंने आपको क्या कहा था, 1000 स्टोरीज इन माई माइंड, इन माई बुक, आप तक पहुँचाऊँगा मैं। तो होता क्या है, हम जब ऑडिट करने जाते हैं ना तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स मंगवाता हूँ और मैं देखता हूँ वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो क्या घर की बातें करेंगे, कंपनी की? ऑब्वियसली सर पागल हो गए आप, घर की बातें तो नहीं होंगी, कंपनी की होंगी। अब सुनो, जब कंपनी की बातें होंगी तो कंपनी की बातों में वो मेजर इश्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, डायरेक्टर ये तो नहीं बोलेगा ना कि यार पीएन को क्यों निकाल दिया, उसको इससे कोई गर्ज, बोलेगा कंपनी में क्या चल रहा है, मेजर मामलात बताओ। तो क्या उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये डिस्कस हुआ होगा कि एक डिफेक्टेड बैच है जो प्रोड्यूस हुआ था? मुझे वहाँ से पता लग जाएगा। इसको हम कहते हैं कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके रिस्क असेस करना। फिर कंपनी का इंटरनल ऑडिट होता है जो उसका अपना होता है, जो खुद देख रहा होता है, चेक इन बैलेंस रख रहा होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, पर उसको रखा गया होता है रोजमर्रा की चीजें देखने के लिए। क्योंकि हम क्या पूरा साल बैठे होते हैं, कुछ महीनों के लिए जाते हैं, हमारा तो ईयर एंड खत्म होता है हम पहुंच जाते हैं, वो तो सालों साल बैठे होते हैं। अच्छा, इंटरनल ऑडिट भी क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। लेट्स से इंटरनल ऑडिट ने सेल्स का ऑडिट किया, इन्वेंट्री का ऑडिट किया, इंटरनल ऑडिट ने, तो इंटरनल ऑडिट क्या करेगा, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा।
वो किसको सबमिट करेगा? डायरेक्टर्स को। अभी अभी फिलहाल डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा। अच्छा, मैं बोलूंगा भाई इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स दे दो। मैं ये क्यों मांग रहा हूँ? रिस्क असेस करने के लिए कि उन्होंने जो मसले निकाले हैं वो तो सीधे सीधे पता लग जाएंगे ना, मैं क्यों मेहनत करूं? वो तो सीधे सीधे पता लग जाएंगे। अच्छा, वहां से मुझे समझ आया, मैं तुम्हें एक केस बताता हूं इसका। एक कंपनी थी, अगेन आई विल नॉट टेक द नेम, मैं ऑडिट कर रहा था तो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट मैंने देखा कि यार डिफेक्टेड गुड्स प्रोड्यूस किए हुए, तो वहीं से तो केस बनाया ये मैंने। तो आपने रीड किया इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट को, वहां पे लिखा हुआ था कि भाई एक बैच था जिसका XYZ नंबर था और वो डिफेक्टेड था। अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर मेरा क्या मसला निकलता है यहाँ से? ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो मुझे कैसे पता लगा? इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से, कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट से। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे ना, मतलब आप समझ ही नहीं रहे कंपनी में चल क्या रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप पहले ऑपरेशंस को समझो कि कंपनी के ऑपरेशंस हैं क्या, चल क्या रहा है। गवर्नेंस के मिनट्स पढ़ो, जो आपके इंटरनल ऑडिट है उसकी रिपोर्ट्स रीड करो, भी सब सीखेंगे आगे। एक और चीज तुमने बता दिया ना, मजा आ जाएगा। मैंने इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट पढ़ी एक कंपनी की XYZ, वो बहुत सारा एसेट खुद बनाती थी, बहुत सारा एसेट। अच्छा, खुद बनाती थी तो मतलब CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा ही ऑनलाइन में, जल्दी बताओ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जल्दी से। ओके, अब आगे। अच्छा, सना कह रही है सर रिस्क असेस करते हुए मिनट्स देखते हैं, रिस्क असेस करने के लिए मिनट्स देखते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, डायरेक्टर्स तो मेन बातों पे फोकस कर रहे होते हैं ना, तो वो मेन बातें आपको कोई बताएगा या आप मिनट से खुद भी देख सकते हो? मैं जाऊंगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग खोलूंगा, अच्छा ये बातें मेरे की फैक्टर्स दिमाग में आ जाएंगे। अच्छा, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसमें कोई रिस्क ना हो, तो नहीं होगा, जिसमें है वो मैं पिक कर लूंगा। क्लियर है? आगे सुने, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो देख रहा था और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट देख रहा था, ऑल टुगेदर मैं इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देख रहा था। तो इंटरनल ऑडिट ना PPE देख रहा था, क्योंकि वो एक एक एरिया सेलेक्ट करता है ना, जैसे हम देख रहे होते हैं। अच्छा, PPE के ऊपर जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट बनी हुई थी उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि देयर इज अ डिले ऑफ 9 to 10 months इन कैपिटलाइजेशन ऑफ PPE। देयर इज अ डिले ऑफ 9 to इन कैपिटलाइजेशन ऑफ। इसका मतलब क्या था? उर्दू तर्जुमा कि PPE कंप्लीट हो जाता था फिर भी कैपिटलाइज नहीं होता था, CWIP में मौजूद रहता था। इससे क्या मुसीबत है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नहीं, PPE तो है, CWIP PPE में तो पड़ा हुआ है। हम ये कह रहे हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी इतना सारा खर्चा करती है, तुम्हें कैसे पता लगा ये मसला है? भाई मैंने जब रिस्क असेस किया, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स को पढ़ा, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप इंस्पेक्ट कर रहे होते हो, जिससे आपको क्या पता लगती हैं चीजें, वो चीजें जो आपको रियल लाइफ में वहां से पता लगती हैं, वो मैंने एग्जाम में लिख के दे दी हैं। और आप उससे देखते हो अच्छा ये है तो क्या मेरा इंपैक्ट है या नहीं है। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? तो अभी देखो, आप लोगों ने खुद मुझे बताया नहीं, अब इट्स नॉट। देखो अभी इन्होंने ना खुद अज्यूम किया। देखो ये अच्छी बात पूछी आपने, ये कहती है सर बोरिंग कॉस्ट भी तो अंडर स्टेट हुई होगी। कहने का मतलब ये, डू यू नो दैट दिस हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू द लोन? अनलेस के लिखा हुआ हो कि लोन से हुआ है तो बोरिंग कॉस्ट का जिक्र करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो लोन भी लिया हुआ होगा और बोरिंग कॉस्ट भी होगी। दिस इज नॉट नेसेसरी। आपका अभी जो मेन रिस्क निकल के आता है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो यकीन करो, यकीन करो, यकीन करो, अबे मतलब ट्रिलियन ऑफ रुपीस का PPE, उनका ट्रिलियन, उस ट्रिलियन ऑफ रुपीस के PPE में ट्रिलियन एसेट्स होंगे। उस ट्रिलियन एसेट्स में मुझे कैसे पता लगेगा क्या मसला है? ऐसे अभी देखा, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं मैंने, पता है क्या किया? मैं तुम्हें सिंपल बताता हूं मैंने इसका ऑडिट कैसे किया था। यूं पकड़ लिया इनको, सुने, मैंने इनको कहा मुझे आप अपने CWIP की एजिंग निकाल के दें। किसकी? इससे पहले तक हमने सीखा था इन्वेंट्री की एजिंग, रिसीवेबल की एजिंग, PPE की भी एजिंग निकल सकती है कि कौन सा एसिड कितना पुराना है CWIP में। कहां पे? पहले बताओ, ये बात समझ आती है? अच्छा, मैंने देख लिया। अच्छा, मुझे पता है कि 9 से 10 महीने लगते हैं जो डिले होता है। मैंने सारे वो एसिड एक्सेल पे फिल्टर लगा के उठा लिए जिसको 9 से 10 महीने हो चुके हैं। और होता क्या है कि जब कंपनी PPE बना रही होती है ना, तो टारगेट डेट भी लिखती है, इस पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने उस पर फिल्टर लगाया कि भाई ये तो अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, वो क्यों नहीं हुए? तो फिर सामने से कहता है कि हाँ यार ये हो जाने चाहिए, अगले साल करेंगे। मैंने कहा भाई ओ अगले साल करेंगे, अभी कर। डेप्रिसिएशन कौन बुक करेगा इस साल का? बोला क्या हो गया, अगले साल कर लेंगे। मैंने कहा कोई नहीं भाई,
फाइनेंशियल किस साल के हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट है, बुक कब करोगे? इस साल। बनता कब है? इस साल। तभी तो आपको अपॉइंट किया गया ये देखने के लिए कि कोई डूबी ड्रामे तो नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, क्या मुझे टारगेटेड रिस्क मिल गया? देखो ऑडिट करना तो मैं सिखाऊंगा, वो मैं साथ साथ जो हल्का हल्का शशका देता रहता हूँ ना कि ऐसे वेरीफाई करूंगा, तो वो मजे के लिए कि भाई हाँ यार ये इसको ऑडिट ऐसे करूंगा, तो पहले पता तो लगे कि असल इशू है क्या। तो असल इशू है तो मैंने पहुंचा ना वहां पे सीधा। अच्छा इसके अलावा इश्यूज नहीं हो सकते हैं, वो जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। सर इफ ग्रांट मिली है तो देखो अगेन इस सवाल में मैंने, यह सिचुएशन में मैंने कभी गवर्नमेंट ग्रांट की और किसी चीज की बात नहीं की। जो बात की हम उसके उस हद तक रिस्क, कभी भी पेपर में अज्यूम नहीं करना कि ये भी हो सकता है तो ये भी होगा, जो है वही लिखना है। एक मिनट सर, जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में रिस्क आते होंगे वो इंटरनल ऑडिटर ने ठीक नहीं करवा दिए होंगे, तो हम उस पर काम क्यों करेंगे? देखो भाई अगर इंटरनल ऑडिट ने एक चीज़ निकाली, उसने रिकमेंड कर दिया, तो क्या हो सकता है कि वो सब सही हो गया हो या अभी भी उसमें कुछ मसला हो? तो जो इश्यूज वो निकाल के बैठा हुआ है तो वो इश्यूज आपके लिए भी रेलेवेंट हैं, वो इश्यूज आपके लिए भी, और वही रेलेवेंस को मैं यूज करके अपना काम करता हूं। क्योंकि देखो कोई भी बंदा पूछेगा कि यार क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि एक इशू आइडेंटिफाइड इशू है, उस इशू पे काम तो मैंने करना है ना, क्योंकि वो तो मुझे पता है। हाँ इसके अलावा जो मुझे मिलेंगे वो अलग है, वो हम देखेंगे, वो तो हम वैसे ही देख रहे हैं। क्लियर है? अच्छा सर ऑडिट के लिए क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करनी ज़रूरी हैं? अब इतनी बहुत चीज़ें होंगी, जैसे आपने इंटरनल ऑडिट की बात की, मिनट्स की बात की है, जैसे को इन्होंने कहा इनको टेंशन किस बात की है कि सर हम कौन कौन सी चीज़ें इंस्पेक्ट करते हैं। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हो गई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, शेयर होल्डर रजिस्टर हो गया, सारी चीज़ें आएंगी। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैं दिमाग में फिक्स कर दूंगा ये, यानी जैसे जैसे आगे जाएंगे ना वैसे वैसे ये सारी बातें आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी होंगी, तो इसकी आप टेंशन नहीं लो कि मुझे याद क्या करना है। अभी मैंने कहानी में सुनाया तो चिपक गई ना दिमाग में कि यहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। देखो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, मैं बुक उठाऊं मैं बोलूँ देखो ये, मैंने क्या बोला था, बुक में सिर्फ लिखा हुआ इंस्पेक्ट, पर क्या इंस्पेक्ट करना है ये नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ आइडिया देता है। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो मैं आपको ऑल टुगेदर खुद बताऊंगा, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेके आगे इंस्पेक्ट करना होगा। वो तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। अभी तुम्हारी कौन सी क्लास है? चौथी है। इसमें इतनी टेंशन क्यों है कि क्या क्या इंस्पेक्ट करूंगा? अभी तो मैं सिर्फ रिस्क असेसमेंट सिखा रहा हूँ कि मसला कहाँ कहाँ आ सकता है, हो सकता है, फिर उसको ऑडिट कैसे करना है वो आगे सीखेंगे। और मैं हल्का हल्का बताता रहता हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे कि ये मसला है तो उसको ऑडिट कैसे किया जाएगा। क्लियर है? इसकी टेंशन नहीं लें। सर डिफेक्टिव बैच की वजह से COGS भी तो अंडरस्टेड होगी, कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ ना, मेन इशू क्या है? NRV का। तो NRV की जब आप बात कर रहे हो हमजा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ही सही होनी है। फिर जो इशू है वो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री सही हो जाएगी तो COGS वगैरह भी सही हो जाएगी, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब जानी वेरी गुड, आपने लॉ का पेपर दिया हुआ है, जो मीटिंग होती है ना डायरेक्टर्स की, उसमें क्या बात है वही उसको मिनट्स कहते हैं। वो सर ये भी क्लियर करते हैं प्लीज कि पेनल्टी लग सकती है डिफेक्टिव गुड्स की डिलीवरी पे, एज कंपनसेशन टू कस्टमर को पेनल्टी देनी पड़े। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो फिर आपका अंडर स्टेटमेंट पेनल्टी एक्सपेंस का रिस्क आ सकता है। इसमें लिख भी देते तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही पिक किया मानिया। सर अंडर स्टेटमेंट और रिफंड लायबिलिटी प्रोविजन का भी तो रिस्क होगा ना। सेल्स, तो हमने सेल्स रिटर्न की बात कर तो ली, हमजा हमने सेल्स रिटर्न की बात की ना। सेल्स रिटर्न इज बेसिकली अ रिफंड जो आपने केटर करना है। प्रोविजन वाली बात है ना, वारंटी क्या क्या कह रहा है भाई? सुबह सुबह मैंने माना, बट ऐसा भी कोई नशा थोड़ी ना कि मतलब कुछ भी लिखोगे इधर। चलो पहले बताओ यहाँ तक दो बातें समझ आती हैं? क्लियर है? ओके सर टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो तो इशू नहीं है, अल्लाह की कसम कोई इशू नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अंग्रेजी कुछ भी हो मतलब सेम होना चाहिए। अभी आपने हर बच्चे ने अलग अलग लिखा हुआ था पर सबका आइडिया क्या था? सेम था। मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ आइडिया पे कि लिखने का तरीका सिखा दिया, सिचुएशन को पिक किया, देखा इस मसले से मेरे एफएस में कौन से लाइन आइटम में क्या मसला हो सकता है, मैं फोकस करूंगा उस पर। क्लियर है? चलें ओके आगे। मैंने कहा ऑन 28 दिसंबर 2025 अ फायर ब्रोक आउट एट द कंपनीज फैक्ट्री डैमेजिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा इससे क्या रिस्क आता है? इंपेयरमेंट ऑफ पीपी। अच्छा ये इंपेयरमेंट इंडिकेटर है ना, इंपेयरमेंट इंडिकेटर है ना। अच्छा आपको पता लग गया? पता लग गया।
अच्छा, अब एक बेवकूफ ऑडिटर होगा, वो इस चीज को फोकस ही नहीं करेगा, पीपी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बोलेगा चलो। बट जब आपको एक चीज पता है कि इंपेयरमेंट का मसला हो चुका है, तो आप डेप्रिसिएशन के बाद कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद आप बोलोगे भाई इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो। देखो तबाह तो हो गया, वैल्यू इन यूज तो कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, फेयर वैल्यू लेस, तो आप बोलो भाई इसको उस पर रखो यार। देखो वो मुझे मानिया ने भी पूछा था कल, उसने 5 बार पूछा था, मैंने 5 बार यही जवाब दिया था। एक चीज तबाह हो गई, उसको मैं क्या यूज करूंगा? यानी अगर इस एलसीडी को मैं फेंकूंगा नहीं क्योंकि बहुत महंगी है, मतलब इसको मैं फेंक दूं यहाँ पे तो टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब ऐसा फेंकूं मतलब तबाह हो जाए, तो वो तो जल गया है। तो मैं कह रहा हूँ यूजफुल लाइफ का जो जिक्र है वो तब होता है कि जब उसकी चलने की लाइफ आगे हो। जैसे कल 4G वाली एग्जांपल थी, तो आप इसमें मेन रिस्क जो है वो क्या है? इंपेयरमेंट। तो लाइफ का तो इसलिए अभी इशू नहीं है क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई एक चीज तबाही हो गई है तो आगे चलेगी क्या। उस 4G 5G में क्या था कि 5G को आने में भी टाइम था, तो मैंने ये कहा था कि भाई सही है 5G को आने में भी टाइम है, पहले आप लाइफ अपडेट करें और फिर उसको वापस से किसके लिए टेस्ट करें? इंपेयरमेंट के लिए। तो वहां पे दोनों मसले थे, यहाँ पे एक मसला है। क्लियर है? चलें, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ सर, डैमेज है। अच्छा वेरी गुड यार, मतलब आग लगी हुई है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मतलब उसको सबसे पहले किस चीज का रिस्क है? मेन इंपेयरमेंट का। एग्रीड जी? कोई सवाल था यहाँ पे? वही बात, चल तो सकता नहीं है वो, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई पहले उसको इंपेयरमेंट के लिए असेस कर लो। सही है? देखो जब सुनो, कहने का मतलब क्या है, जब आप ऑल टुगेदर किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं ना, और ऐसी कंपनी में ऑडिट कर रहे हैं जो हाई टेक है, यानी जहां पे टेक्नोलॉजी रैपिड चेंज होती है, वहां पे आप ये रिस्क हमेशा लिख सकते हैं कि लाइफ वाला। क्यों? नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी वाली बेकार हो जाती है। 5G 4G वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे तो बात की है मैंने। सही है, आप अगर लिखना चाहते हैं लाइफ के ऊपर, पर वो आप फिर देखें ना कि सवाल में सिचुएशन कैसी है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बन के लाइफ उसकी, देखो दो चीजें मिक्स करते हो ना आप लोग। मैं कह रहा हूं अगर ये बन गया तो बन के लाइफ तो वही रहेगी ना, अनलेस के कोई नई चीज आ जाए, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाए, ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं है। आप लिख दें मैक्सिमम कि वी विल असेस द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एज वेल, कोई मसले वाली बात नहीं है। बात तो टारगेटेड कर रहे हो ना, तो पहले जो मुद्दा निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है? इंपेयरमेंट का। वो लिखें, उसके बाद लिख दें वी विल आल्सो असेस द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डैमेज्ड। तो उस पर आपको मार्क्स नहीं काटेगा, इवन समझेगा कि आपको नॉलेज है, आप उसकी बात कर रहे हैं। सही है? तो आई एग्री ऑन दैट पॉइंट एंड आई वेलकम एज वेल के सही कह रहे हो, पर पहले इंपेयरमेंट की बात करो इस केस में, और दूसरा फिर बताओ हम असेस करेंगे कि क्या बनने के बाद भी क्या यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सेम रहेगी या नहीं रहेगी। तो पहले बताओ, ऑनलाइन में लो बात समझ आती है जल्दी से। सर अगर प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये तो डिस्पोजल क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? तो बेटा अभी घर में ही पढ़ा हुआ है ना, अभी यहीं पढ़ा हुआ है ना, बोल रहा डिस्पोजल क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? जब है मेरी किताबों में तो डिस्पोजल कब रिकॉर्ड होगा? जब बेचेंगे। तो डिस्पोजल तो तब रिकॉर्ड होगा ना जब बिका जाएगा। अभी तो हम कह रहे हैं जो पढ़ा हुआ है उसकी इंपेयरमेंट देख लो क्या सही वैल्यू पे है या नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट पे होना चाहिए ना जो हायर ऑफ है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है भाई? सर अगर ये इसका एक ही प्लांट होता, डैमेज होता, मैंने गोइंग कंसर्न वगैरह कुछ सिखाया ही नहीं है, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। सही है? चलें ओके, तो अब इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमने पूरा डिस्कशन किया। Our 25% increase in sales despite new competitor may indicate a possible overstatement of revenue through premature revenue recognition of fictitious sales। मतलब आप ये नहीं भी लिखते आगे वाली बात तो भी बात सही थी, आपने रिस्क तक पहुंचाना है। मैंने ये बता दिया कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करेगा, फेक, यानी फेक रिकॉर्ड करेगा या तो प्री मेच्योर करेगा, यानी अगले साल वाली सेल इस साल रिकॉर्ड कर लेगा। तो वो मैंने वजह बता दी, तो क्या आगे जाके जाओगे तो इंप्रूव होगा, पर ये नहीं भी लिखते तो आपको नंबर पूरे मिलने थे। आगे, इन्वेंट्री में भी ओवरस्टेटेड इफ डिफेक्टिव गुड्स आर स्टिल कैरीड एट कॉस्ट इंस्टेड ऑफ, और आपने ये लिखा होगा ना, सिंस डिफेक्टिव बैच इज आल्सो स्टिल हेल्ड इन द इन्वेंट्री देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड अंडरस्टेटमेंट ऑफ। तरीका वही है, मीनिंग सेम है। एग्रीड है? आगे, सेल्स रिटर्न्स मे नॉट हैव बीन फुली रिकॉग्नाइज्ड लीडिंग टू ओवरस्टेटेड रेवेन्यू एंड अंडरस्टेटमेंट लायबिलिटीज फॉर रिफंड, यानी वापस करने ना पैसे यार। आगे, since a fire broke out at the company's factory damaging a significant part of the plant,
there is a risk of overstatement of PP is appropriate impairment might not have been booked by the company. तो ये सवाल जो वैसे मैंने बनाया था ये कुल मिला के था आपका 5 नंबर का. How much you guys are going to get? 4 आ जाएंगे, 5. वेरी गुड. तो भाई अगर सब सही लिखें तो 5 आ सकते हैं, इसमें कोई मुसीबत तो नहीं है. मैं ये सिखाना चाह रहा था, ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा था कि तुम्हें अगर तमीज़ है ना समझने की और लिखना आ गया, मार्क्स आ जाएंगे. और तुमसे सोचते जाओगे, सिर्फ समझते जाओगे, लिखोगे नहीं, पेपर फेल हो जाएगा. तो हमने 2 हिस्सों में काम करना है, एक आपकी नॉलेज बेस और दूसरा राइटिंग. तो अब तुम देखो ना, मैंने अगले कोई पिछले 25 मिनट सिर्फ किस पे लगाए डिस्कशन पे, कि आप सब एक साथ अलाइन हो जाओ कि हमने क्या लिखा, हमने क्या सोचा, एडिशनल बातें, वो सारी चीज़ें मैंने वेलकम भी किया जो तुम लोगों ने पॉइंट्स रखे. क्लियर है? अच्छा, लेकिन सब पॉइंट्स हैं बट वर्डिंग एग्जैक्ट नहीं है. तो हमने तो क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए. और उसके लिए मैंने वो 4-5 शंटू लगाया ना चेक करने के लिए, खुद भी बैठा हूँ. मैं आपको कभी ना ग्रुप दिखाऊंगा, यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, उसमें मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे फीडबैक दो. क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पहले चेकिंग करते हैं, फिर मुझे बताते हैं, बोले देखिए सर ये क्रिटिकल असेसमेंट किया हमने. बोला नहीं, उसको और फीडबैक दो कि इसमें ये मसला है. अब तुमने सानिया की चेकिंग देखी होगी कल, किसी ने अगर करवाया ना चेक, तो सानिया ने जो चेक किया ना वो उस पर पिन पॉइंट किया, आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं. वो तो डांटती भी है, डांटेगी भी, बोले भाई ये क्या है, ये क्यों लिखा है ऐसा. वो ऐसे ही भाई, वो ग्रुप में जब खुद भी पढ़ रही थी ना हमारे साथ, तो दूसरों को बोलती थी पागल है आप, क्या लिखा है ये. तो वो जलील प्रॉपर करेगी, बस सीख जाओगे. यानी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट योर वर्क चेक्ड. आप ग्रुप पे टैग करें, बोलो भाई मेरा चेक नहीं हुआ है, आइडिया चाहिए ना, मीनिंग तो हो गया सेम. अब देख लो क्या मेरी अंग्रेजी वो वर्डिंग प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, वो मीनिंग तक पहुंचाना है, तो वो हम करेंगे. क्लियर है? चलें, ओके. सर इसमें एनआरवी एंड प्रोविजन फॉर सेल रिटर्न अंडर स्टेटमेंट का पॉइंट लिखा था, सही है, तो जानी यही तो लिखा हुआ हमने. ओके, लायबिलिटीज ऑफ रिफंड में ओरिजिनल एंट्री में लायबिलिटी हमेशा रिकॉर्ड होगी. नहीं बेटा, जब मैं सेल्स रिटर्न बुक करता हूँ तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाता है और लायबिलिटी यानी रिफंड लायबिलिटी है ना, अगर आपने पैसे लिए हुए किसी से तो आप क्या करोगे, उसको वापस करोगे. तो वो तो बेसिक एंट्री है ना कि आपका सेल्स हो जाएगी डेबिट और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट. तो ये वाली बात है, सही है मानिया. ये रिफंड लायबिलिटी का वो चक्कर है, यानी हम कह रहे हैं एक जगह सेल्स भी ज्यादा बुक हुई हुई होगी और रिफंड लायबिलिटी बुक नहीं हुई हुई होगी. तो हमने कहा कि भाई होनी चाहिए, तो सेल्स डेबिट हो जाएगा और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी. उसी की तो बात की, दोनों अंडर स्टेटमेंट, सेल्स रिटर्न भी नहीं बुक हुई हुई और रिफंड लायबिलिटी नहीं बुक हुई हुई, दोनों की बात की हमने. सर ये इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है ना फायर वाले केस में, पर जिसकी मैंने बात नहीं की उसकी आप भी बात नहीं करेंगे. इस सवाल में इंश्योरेंस है, मैं कुछ सोचूंगा नहीं. जब इंश्योरेंस है ही नहीं तो क्यों, सीधी सी बात है. अच्छा भाई सर ये इंश्योरेंस वाला कौन सा, भाई नहीं आ सकता, मेरी माँ की कसम अभी इसमें नहीं है ना, इंश्योरेंस नहीं है, कहाँ से कराऊँ उसका इंश्योरेंस कंपनी का. जब है ही नहीं है कंपनी में इंश्योरेंस तो मैं क्यों अज्यूम करूँ कि इंश्योरेंस है भी या नहीं है. हम उस पर बात नहीं करेंगे. चलो एक और सवाल फेंका है मार्केट में. सर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ पीपी का खराब होना सिर्फ पता था, हमें इम्पेयरमेंट का नहीं पता था, इसलिए हमें अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किस चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. देखो भाई फॉर एग्जांपल अगर आप समीउल्लाह भाई किसी रिश्ते के लिए भी जाते हो तो जो आपको अपेरेंटली दिख रहा है उस पर तनकीद करते हो ना. अब ये तो नहीं कहेंगे कि आप जा रहे हो मुझे लगता है आपकी बेटी चरस लगाती है, हाँ मतलब ये तो नहीं है ना, है ना. इधर सुनो, क्या तो वो सामने उसका वालिद भी बोलेगा कि तुम भी तो लगाते, दोनों साथ लगा लेना. सही है. तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो चीज़ अपेरेंट समझ आ रही है उसकी बात करनी है. अब वो बंदी सही बैठी हुई है, बिल्कुल नशे में नहीं है, चल फिर के सही आ रही है, चल फिर के सही जा रही है, फिर तुम उसको बोल लो कि भाई नशा करती है. सही है, क्लियर है, ओके. आंखें ला लूंगी, तुम्हें ज़्यादा पता होगा भाई. इधर चलो, नशा क्या होता है. देखो नशा तो मल्टीपल चीज़ों का होता है ना. जैसे हमें जो है सक्सेस का नशा है, सही ना, तो आपको भी इसी का होना चाहिए, कामयाबी का नशा, कि आप जो भी करें उसको पाने के लिए करें. सही है, उसको नहीं मतलब इसको. अच्छा भाई सर मैंने कहने का मतलब है कि किस किस चीज़ों पे बात करनी होगी जो सवाल में दी हुई है, जो सवाल में दी हुई है. सीधी सी बात है. मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो सवाल में ऑब्वियस है उस पर आप डिस्कशन करेंगे, उसके अलावा डिस्कशन नहीं करेंगे. सही है जी, ओके. सर अगर किसी केस में सेल्स ओवर स्टेड हुई हो तो उसका रिस्पेक्टिव रिसीवेबल भी और कैश भी तो रिस्क होगा ना. देखो कैश के साथ तो रिस्क हो ही नहीं सकता, हमेशा फेक एंट्री रिसीवेबल से बनती है.
तो जब आप एक सेल्स पकड़ लेंगे तो उसका रिसीवेबल भी तो रिवर्स कराएंगे ना। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं अभी? सेल्स पे। सही है, ओके जी। अब आगे भाई ये सवालात की जो वो है पूरी चेन खत्म हो गई। हाँ, तो अब मुझे बताओ अगर रिस्क असेसमेंट गलत हुई तो ऑडिट भी क्या होगा? ऑल टुगेदर गलत होगा। हम अजम्पशन नहीं लेंगे, यस हम अजम्पशन नहीं लेंगे, जो सवाल के अंदर है, जो सिचुएशन में है वही आपने देखना है। क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, हमने सो फार पहले बताओ वो सवाल से रिलेटेड सारे मामला हल हो गए ना, यानी समझ आया कि हमें लिखना क्या है, कैसे, और हमने पूरा फीडबैक दे दिया। इधर अब केस 4, आप लोगों ने FAR 1 लेवल पे डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज निकाले होंगे, ऐसा ही है? अच्छा, डेटर डेज का मतलब होता है मेरे रिसीवेबल कितने दिनों में मुझे रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री डेज का मतलब ये होता है कि मेरी इन्वेंट्री कितने दिनों में सेल हो जाती है। अच्छा, आप सुनना, मैंने एक तो अब मैं ना थोड़ा सा इन्वेंट्री पे बात करूंगा पहले। इन्वेंट्री पे सुनना, मैंने इन्वेंट्री पे ये बात की पहले। इससे पहले हमने देखा कि डिफेक्टेड बैच प्रोड्यूस हुआ था, तो आपको पता लगा NRV का मसला है, पहली चीज़। दूसरा, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इसी क्लास के अंदर कि एक एरिया है जहाँ एंटिटी के ऑपरेशंस हैं, वहाँ वेयरहाउस है, वहाँ फ्लड आ गया, तो भी NRV का रिस्क है। मैं कह रहा हूँ मल्टीपल चीज़ों से इन्वेंट्री हिट हो सकती है, और मैंने कहा यार ये दोनों बातें हटा दूँ और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लूँ और इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट कर लूँ। इन्वेंट्री, अच्छा, अब इन्वेंट्री डेज का आपके सामने देखो फॉर्मूला ये रहा। इन्वेंट्री को ऊपर रख के COGS को नीचे रखते हैं कि इन्वेंट्री कितने टाइम में COGS में कन्वर्ट हो जाती है। एग्रीड? इन्वेंट्री कितने टाइम में COGS में, कितने दिनों में? पूरे साल का पता लग जाएगा। ओके, एवरेज कह लो, पर एवरेज नहीं हुआ तो फिर तुम सीधा सीधा कर लेना। यानी अगर हमने ये भी तो सीखा हुआ है ना कि अगर मेरे पास एवरेज नहीं है तो मैं पिछले साल को पिछले साल का, इस साल को इस साल का, तो वो निकाल लेंगे। अच्छा, मैं यूजुअली क्या करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी करता हूं कि असल में चल क्या रहा बगैर किसी से कुछ पूछे हुए। अच्छा, एक तो ये था ना जो हमने देखा फ्लड वाला, कि फ्लड आ गया, वहां पे उस एरिया में वेयरहाउस है वो तबाह हो गया, तो अल्टीमेटली आपकी इन्वेंट्री भी खराब हो गई। दूसरा, मैंने कहा भाई डिफेक्टेड बैच प्रोड्यूस हुआ है, उसमें भी मसला आ गया। एक और चीज़ है, आप इन्वेंट्री डेज निकाल के देख लो। अगर आपको सवाल में डेटा गिवन नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनेंशियल्स तो गिवन नहीं होंगे, आप इन्वेंट्री डेज निकालते हैं पिछले साल के और इस साल के। अच्छा, अगर मैं पिछले साल के इन्वेंट्री डेज देखूं तो कितने हैं? 25। इस साल के कितने हैं डेज? क्या हुए हैं? अच्छा, अब जरा मैं इसकी लॉजिक पे काम करता हूं, लॉजिक पे काम करता हूं। आपको ये तो पता है ना कि ये जो COGS है नीचे जो दी हुई है, अच्छा ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, फोकस होकर काम करना है इस पे। ये जो COGS है आपकी, फॉर द ईयर होती है, ये क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इन्वेंट्री जमा होती जाएगी और फॉर द ईयर में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इन्वेंट्री है, कुछ इन्वेंट्री है जो फंसी हुई है, कुछ तो मसला है, कोई तो इशू है। अच्छा, अब तो ये देखो, अब ऑब्सोलीट का आपको कैसे पता लग रहा है? इससे कोई इश्यूज है। देखो, अगर होता तो वो रियलाइज हो जाती ना, मतलब वो फंसी हुई है भाई, नहीं बिक रही, डैमेज है, कुछ भी अभी नहीं पता, सिर्फ असेस किया है। अच्छा, फिर मैं क्लाइंट के पास जाता हूं, अच्छा क्या मैं क्लाइंट के पास ऐसे ही गया, डेज निकाल के गया हूं? अच्छा, अब एक बेवकूफ ऑडिटर होगा, वो बोलेगा कि यार आपकी इन्वेंट्री में कोई मसला है, बोलेगा नहीं है, जाओ, वो भी आ जाएगा वापस, नहीं है। अब जाओ ये करके सुनना। अच्छा, पहले ये बता दो, मानिया कह रही है कि सर ये वाली बात नहीं समझ आई, और सना भी कह रही है, दोनों साथ बैठी हुई हैं, बोल रही है ये बात समझ नहीं आई, वापस से कर लेते हैं। हम बैठे ही इसलिए फारिग हैं। इधर देखो, इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या है? कितने दिनों में इन्वेंट्री बिक जाती है पूरे साल में। मतलब आई एम अमेज्ड कि FAR 1 पास है। इधर सुने, चलो अल्लाह करेगा हो जाएगा। इधर सुनो, पर जो जिसने एक ने पूछा ना उसका पास है। इधर सुनो प्लीज, फोकस के साथ, खुदा के वास्ते इधर सुनो। तो मैं तुम्हारी माँ की कसम है, फोकस होकर फॉर्मूला याद करो, ये बचपन में सीखा था, उसकी इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूँ। इधर अगर इन्वेंट्री डेज का पहले तो मतलब बताओ कि इन्वेंट्री पूरे साल में
कितने दिनों में बिक जाती है। मेरे पास आती है कितने दिनों में सीओजीएस में कन्वर्ट होकर बिक जाती है। तो तभी उसका फॉर्मूला क्या बनाया गया, इन्वेंट्री ओवर सीओजीएस इनटू पूरे साल। पूरे साल में कितने दिनों में इन्वेंट्री आके बिक जाती है। पहले बता दो मानिया और सना, प्लीज ये बात क्लियर है। इतने बेसिक से शुरू किया है, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज कुछ लिखो। इधर सना कह रही है ओके हो गया, मानिया कह के निकल गई। चलो भाई अज्यूम कर रहा हूं कि मानिया आपको ये यहां तक, जी सर एज एट फॉर द ईयर वाला समझा दें, अभी समझा देते हैं। इन्वेंट्री बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट में चीजें आज तक की होती हैं फॉर द ईयर की। ये पहली कैश फ्लो की क्लास में कराता हूं मैं। अबे वो बैलेंस शीट एजेड की होती है, इधर इधर, अबे एजेड होती है, बैलेंस शीट एजेड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस वो फॉर द ईयर होते होते रिटेन अर्निंग में जमा होता है, सही है यार, खुदा के वास्ते यार ये तो नहीं करो भाई, ये तो टेंशन हो जाएगी। एक चलो इधर पहले बताओ भाई, बात समझ आ रही है जल्दी से। मानिया क्लियर है, अल्लाह की कसम ये सवाल आपकी तरफ से आ रहा है, पहले बताओ तो क्लियर है। इधर चलो भाई, इन्वेंट्री ओवर सीओजीएस, चलो भाई अभी फॉर्मूला क्लियर हो गया हमें, एजेड भी पता लग गया। आई एम अमेज कि भाई ये भी इस पर भी काम करना है, इन्वेंट्री और सीओजीएस, चलो दोनों बातें क्लियर हो गई। अब धीरज कुमार कह रहे हैं मेरा जवाब भी देना, भाई तू भी पूछ सवाल। तो सवाल पूछा कहाँ है भाई, तो जवाब दूं? हाँ भाई पूछ ले यार, भाई वो ले ले यार, तुम्हारे ऊपर है। अच्छा भाई, ये फिर कितने दिन वेयर हाउस में होती हैं? अबे तो यही तो कह रहा है ना, 25 दिन पहले होती थी, अब कितने होती है? तो यही तो है, कैसी बातें कर रहा है? अबे तो ये डेज किसके लिए, तुम्हारे निकाले, तुम कितने दिन बैठते हो? अबे भाई इन्वेंट्री है ना, 25 दिन वेयर हाउस में होती थी, फिर बिक जाती है, और कितने दिन में बिकती है? 58 डेज में। अबे यही तो बता रहा हूँ, सही है। इधर भाई अल्लाह की कसम क्या हो गया तुम लोगों को ये, इधर चलो। एनीवेज, इन्वेंट्री डेज आर इंक्रीज वेयर रिसीवेबल आल्सो इंक्रीज, देयर इज रिस्क ऑफ, अबे रुक जा एक मिनट इधर, अच्छा प्लीज सुनो, ये मेरे को लगता है तो सुबह क्लासेस तुम ना बावले हो गए हो सारे, सही है बिल्कुल। मनाही कह रही है नींद में लग रहा है, नहीं नहीं भाई ये तो ऑडिट में भाई, ये तो थोड़ा फोकस करना है। तो खैर मैं हूँ अभी, इसको सब सही करेंगे इधर। अच्छा भाई अब वापस से इस पे आते हैं। अच्छा वैसे तुम क्लाइंट के पास जाओ और तुम उसको बोलो, उस बंदे को कि यार इज देयर एनी इशू इन योर इन्वेंट्री, बोलेगा नो। अच्छा वो इसलिए तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगा क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। अब हम रिवर्स आते हैं वापस, हम अपना पूरा प्लान बनाते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट मैंने क्या निकाल लिया, डेज, इन्वेंट्री डेज। जल्दी से बता दो, सही बताना अभी, इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या है? कितने दिनों में बिक जाती है, बिक जाती है वेयर हाउस से निकल के, सही है, ये बात हो गई बेसिक। अच्छा अब आप अब देखो कॉन्फिडेंस देखना पूछने का, ये सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अब मैंने बच्चे को कहा तेरे को पता लग गया, अब जा। वो गया, उसने बोला कि इज देयर एनी इशू इन योर इन्वेंट्री, उसने बोला नो। तो सामने से इसने बोला देन व्हाई योर इन्वेंट्री डेज हैज बीन इंक्रीज्ड। अब वो आ गया हाथ में, अब वो बोलना शुरू होगा, बोला हाँ एक्चुअली देयर आर सम इन्वेंट्री विच वी आर ट्राइंग टू सेल बट इट इज़ नॉट, वी आर नॉट एबल टू मेक इट। तो उसने बोला वेरी गुड, थैंक यू सो मच, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट इन्वेंट्री, वो कौन सी है, कौन से बैचेज हैं? नहीं नहीं नहीं, अब देखो वो अभी एजिंग वेजिंग सब गई, मैंने बोला कौन से बैचेज में मसला हो रहा है स्पेसिफिक। अब मुझे बताओ इतनी मिलियन रुपीज़ की इन्वेंट्री में आप कैसे टारगेट पे पहुंचे? पर वो तब जब आपने उसको फंसाया। ये तरीका इंक्वायरी का, आपकी बुक में लिखा हुआ है वी विल इंक्वायर, और आई हैव सीन मैनी पीपल बुक खोल के पढ़ा रहे इंक्वायरी कर लेना। अबे क्या कर लेना, वो तो बता, ये लिखूंगा तो मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। यस तो आप ये बताओ सामने उसको कि भाई इंक्वायरी में क्या करना है, वी विल इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट व्हाई इन्वेंट्री डेज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। पर ये तो प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोसीजर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट। तो अभी रिस्क असेसमेंट अलग है, मैं आगे का फ्लेयर इसलिए देता हूँ ताकि समझ आए कि आगे करेंगे क्या। एग्रीड है? अच्छा मुझे बताओ ये सारी चीज़ों को करके आपको स्पेसिफिक मसला मिल गया, तो क्या मैं एजिंग नहीं लूंगा अभी? अब सुनो, एजिंग के अंदर ये वाला होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो वो तो अपनी जगह है। पर जो उसने कबूल लिया वो तो 100% है, जो उसने नहीं बोला वो हम खुद देख लेंगे। पर क्या मैं टारगेट पे पहुंच गया कि भाई ये इशू है, ये ऑडिट करूंगा मैं? जी सर उन्होंने बता दिया कि इस वाले क्वेश्चन में मसला है, ठीक है? हाँ ठीक है। उसके अलावा भी हम देख सकते हैं
बोलो बोलो, अच्छा बोलो बोलो। अलावा भी हम specific- भाई एक मिनट भाई, ये मेरी बहन है, ये उसको FAR 1 से मैं बता रहा हूँ तो मैं मजाक कर सकता हूँ उससे। हाँ जी, तो वो वाला पार्ट स्पेसिफिक हो ही गया, ठीक है? वो हो गया वो साइड में। इसके अलावा भी हम देखेंगे कोई भी सैंपल बेस उठा के। सैंपल बेस पे नहीं, पहले एजिंग से। एजिंग में तो और भी पुरानी आ रही होंगी ना, तो मैं उसके बाद फिर जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई तूने तो कहा था सिर्फ यही है, इसके अलावा ये भी है, तो वो बोलेगा हाँ सॉरी ये भी है, तो मैंने कहा इसको भी NRV के लिए लेके जा। वो सैंपल बेस उठाएंगे और वो भी- सैंपल नहीं, वो तो सब पता लग गया ना। देखो जो आपको दिख रहा है कि पूरा ही फारेग है, सबको डाल दो उसमें और बाकी सैंपल पे करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। अपनी आपने पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया, वो आगे सीखेंगे ऑडिट कैसे होता है। जी नहीं, इंटरनल कंट्रोल मैंने सिखाया नहीं है। नहीं तो ये तो आपकी ये पाप है ना। वैसे पूछो। क्वेश्चन तो ये था कि आजकल तो इन्वेंट्री बहुत फ्रैगमेंटेड हो जाती है, जैसे बात आप दराज से भी काम कर रहे हैं, आपसे दराज में भी इन्वेंट्री होगी। नहीं, आपने फिर समझा नहीं। देखो अब देखो इनका सवाल क्या था ऑनलाइन, मतलब सुनना प्लीज़। इन्होंने कहा कि साहब दराज के साथ भी काम कर रहे होते हैं, मतलब मैं अगर इसके अंदर ऑल टुगेदर अमेजोन को भी ले आऊँ, पर आपने बिजनेस ही नहीं समझा। देखो दराज के साथ जो काम कर रहे होते हो ना, इन्वेंट्री आपकी होती है, एजिंग आप बना रहे होते हो। आई डोंट हैव एनी कंसर्न इफ आई एम सेलिंग थ्रू द दराज। इन्वेंट्री कौन मेंटेन कर रहा है? वो तो चैनल है बेचने का। तो आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, वो मीडियम ऑफ सेलिंग है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, सही है। तो उस पर तो मैं अभी आता हूँ टेक्नोलॉजी पे, मतलब मैं इजी पैसा लीड करता हूँ जानी, मतलब उससे ज़्यादा हाईटेक अभी पाकिस्तान में कोई नहीं आया। वो अली बाबा ओन करता है, और अली बाबा अभी जो एक्विजिशन में नाम नहीं ले सकता, जो एक्विजिशन करने वाला तुम्हारी सोच है। होगा क्या, तुम्हें अगर मार्केट में जाके चीज़ें बाय करनी है ना, और तुम्हें आप पैसे नहीं है, वो तुम्हें ऑटोमेटिक क्रेडिट मिल जाएगा, वो तुम्हारी हिस्ट्री को देख के, तुम्हें अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी आने वाली है अब, क्लियर है। अब ऐसे तुम सब जाके खड़े हो जाओ मार्केट में मेरे को चाहिए, तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं होगी तो तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, पर अगेन तुम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, सही है। तो अच्छी बात है रीड करना, पर वो मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद रीड कराऊंगा, क्योंकि देखो आपका जो बुक है ना वो सिर्फ गाइडेंस है। आपको मैं ICAP की स्ट्रेट एक्स भी खुलवाऊंगा, आप देखना वो सिर्फ गाइडेंस है। मैंने उस गाइडेंस को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट किया है, तो वेरी गुड, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि तुमने रीड किया। पर अब जब मैं बताऊंगा ना तो तुम्हें पूरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो वो भी आते हैं उस पर, सही है। ओके सर, आप रोज़ बताया करें कि क्या बताऊँ रोज़, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ऑडिट कर लेनी भाई, अल्लाह की कसम, उसका ही तो नहीं करना कभी ज़िंदगी में। सर PSL का नहीं करता है, मैं मेरे पास, हमारे पास वो था 10 स्पोर्ट्स का, और ये जो हम नेटवर्क है इसका। हाँ सर, डेज डिक्रीज हो जाएं तो ये किस चीज़ इंडिकेट करेगा? पहले इंक्रीज की बात कर लें, जो चल रहा है वो तो कर लो कंप्लीट, ये मसला है इसमें। सर ये इन्वेंट्री बिक नहीं रही तो इसका मतलब ख़राब हो गई है? नहीं, बोला इन्वेंट्री बिक नहीं रही तो ख़राब हो गई है? नहीं सुनो यार, अगर इन्वेंट्री बिक नहीं रही तो इसका मतलब ये है इसको यूं करते, यूं बात करते तुम्हारी ज़बान में। अगर इन्वेंट्री बिक नहीं रही तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको बेचने के लिए अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करना होगा, और अगर अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करना होगा तो अल्टीमेटली इट विल टर्न इनटू NRV लॉस। बस ऐसे समझो, सही है। चलें जी, जल्दी बता दो भाई, बात समझ आती है ऑनलाइन वालों, प्लीज एक साथ बता दो। चलें जी जल्दी से, सारे बच्चे क्लियर है? ओके चलो भाई, ये वाला मामला तो हल हो गया कि इन्वेंट्री वाला। सर डेज इंक्रीज होने की रीज़न, चल भाई ये भी बताते हैं इसको। सर डेज इंक्रीज होने की रीज़न, एकदम ज़्यादा इन्वेंट्री खरीद लेना हो सकती है। अगेन वो कौन बताएगा आपको? क्लाइंट। देखो वो कह रही है सर, अब देखो उसको मैंने फॉर्मूला समझाया ना, वो अलग ही आ गई। वो बोल रही है सर हो सकता है आखिरी दिन पे खरीदी हो इन्वेंट्री। तो जब आप डेज निकाल लोगे, आपने अपनी असेसमेंट गलत की है, सही की है ना। आप क्लाइंट के पास जाओगे, आपने बोला कि भाई मुझे बताओ कि इज देयर एनी इशू इन योर इन्वेंट्री, बोलेगा नो। फिर हम बोलेंगे व्हाई योर इन्वेंट्री डेज हैज बीन, बोलेगा बिकॉज वी हैव मेड परचेजेस नियर टू द पीरियड एंड, बल्क डिस्काउंट मिल रहा था। उसकी बात मान लूंगा, चेक करा दो। अच्छा क्या मेरा रिस्क गलत था? अच्छा क्या टारगेट पे नहीं पहुंचा? क्योंकि रेगुलेटर आके जब मेरा ऑडिट करेगा ना, वो भी रेशियोज निकालेगा।
वो बोलेगा तुमने इस पे काम किया, हम बोलेंगे नहीं यार क्या काम करना था, पता ही नहीं है। अब जब पूछेगा ना तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये डेज का मसला था, हमने जाके पूछा था, ये एंड पे परचेज की गई थी, ये देखो वेरिफिकेशन। क्या अब आपको कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं। पर वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपने रिस्क असेस सही किया था। आप मसले पे तो पहुंचे, फिर वो बताएगा कि वाकई में इशू है या नहीं है। मानिए बात क्लियर है? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कोई इशू निकालें, आप सोचें कि इशू हो सकता है, वाकई में इशू निकले, हो सकता है इशू ना हो, जेन्युइन भी हो, पर आपने अपना शकी दिमाग और अपनी रिस्क असेसमेंट प्रॉपर करनी है। शक करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी सर, बात तो वही एजिंग वाली आ गई ना, तो बेटा बाद में आई ना। आप देखो, आप वो हर फैक्टर देखते हो जो आपको शक करने पे मजबूर करे। जैसे कि मैंने अभी गिनवा देता हूं ना, अभी भी तो किए हैं, डिफेक्टिव बैच का प्रोड्यूस होना, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, डिफेक्टिव बैच का प्रोड्यूस होना तुम्हें कहां से पता लगा था? इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से, डायरेक्टर्स के मिनट से। अच्छा, फ्लड आया एक XYZ जगह पे, एनवायरमेंट से, तुम्हें कैसे पता कि इसका वेयरहाउस वहां है? ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग से, तभी तो तुम्हें पता लगा था, तुमने लिंक किया। अब तुम कैसे कह रहे हो कि इन्वेंट्री में NRV का मसला हो सकता है डेज को देख के? तो ये तरीके हैं जिससे तुम रिस्क असेस कर सकते हो, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। इंस्पेक्ट करना, ऑब्जर्व करना एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, इंस्पेक्ट करना डॉक्यूमेंट्स को, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स को, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को, ये सारी चीजें तुम्हें रिस्क असेस करने में क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। दे विल मेक यू अवेयर अबाउट कि कंपनी में क्या क्या हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि वाकई होगा, बट क्या आपका रिस्क असेसमेंट गलत है? नहीं भाई, एक नॉर्मल बंदा डेज निकालेगा ना, उसको शक होगा। कल को शेयर होल्डर ने आपको अपॉइंट किया ना, AGM में पूछ ले, या कैन यू प्लीज टेल मी EY पीपल के व्हाई डेज हैज बीन इंक्रीज? जवाब तो मैनेजमेंट देगी, पर आपने भी तो ऑडिट किया है ना, तो आप बताओगे उसको यार कि देयर इज अ परचेज ऑफ इन्वेंट्री नियर द पीरियड एंड बिकॉज ऑफ द बल्क परचेज डिस्काउंट, सो इट्स इन योर फेवर। तो शेयर होल्डर भी बोलेगा हाँ यार हमारी चीज़ें सही हाथों में। अभी शेयर होल्डर ने पूछ लिया AGM में कि भाई ये क्या हुआ है? बोले क्या हुआ है? हमें तो नहीं पता। तो पहले बताओ, फर्क समझ आता है? एक नॉलेजेबल ऑडिटर में और एक लैक ऑफ नॉलेज वाले में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा साल इस कंपनी में हुआ क्या है, तो वो रिस्क असेस करोगे तो पता लगेगा ना। आप तो टारगेटेड जा रहे हो, तो मैं एक एक करके उसको ऐड करता जा रहा हूँ। क्लियर है? चले ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, बात समझ आती है जल्दी से? सारे बच्चे क्लियर है? चलें जी, ओके, ये भी बात समझ आती है, ओके गुड। अब हम आते हैं अगले पे। कह रहे क्लास खत्म हो गई, क्या हो गया भाई, दिमाग खराब है क्या? बल्क में बाय करेंगे तो विथहोल्डिंग नहीं होता है, होल्डिंग कॉस्ट होता है। विथहोल्डिंग, ये लगता है टैक्स का पेपर और कॉस्टिंग साथ पड़ रहा है इधर। सर इन्वेंट्री डेज से हमें इतना पता लगेगा कि इन्वेंट्री डैमेज हो सकती है या पुरानी हो गई है। बिल्कुल, इन्वेंट्री डेज से क्या पता लग रहा है? या तो हो सकता है कि कोई पुरानी हो गई हो, किसी इन्वेंट्री को बेचने में दुश्वारी हो रही हो, या खराब हो गई हो, पर अभी हमें पक्की श्योरिटी, वो तो रिस्क असेसमेंट ना यार, एक तो अंदाजा है, असेसमेंट है, वो कर रहे हैं, जब जाएंगे तो पता लग जाएगा। पर मेरा अंदाजा गलत नहीं है, क्योंकि देखो ये सवालात जब तुम उस पर फेंकोगे ना, सामने वाला भी कंफ्यूज होगा कि यार ये तो भाई इसको नॉलेज है। अच्छा, फिर मैं उसको बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से ये देखा था कि डिफेक्टेड बैच प्रोड्यूस हुआ है, तो मैं जाके पूछूं CFO से यार कि कोई इन्वेंट्री में मसला है? बोलेगा नहीं है। तो आप सामने से क्या बोलोगे? नहीं, डेज नहीं और डिफेक्टेड बैच प्रोड्यूस हुआ है, वो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था। बोलेगा हाँ असल में वो इशू है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब आगे ना लाइन पे समझ आ गई बात कि भाई देखो टारगेट पे पहुंचना है। तो हम उससे क्या पूछेंगे, आपने NRV लॉस बुक किया? बोलेगा नहीं NRV की जरूरत। मैंने कहा आप कह रहे हैं, हम चेक करेंगे कि है भी। मैं बोलूँगा अच्छा नहीं है ना, आप मुझे एक बात बता दें बाद में कितने का बिका। तो वो जो बोलेगा उस पर यकीन करोगे, उसको भी चेक करोगे? उसको भी चेक करेंगे, यस, कि कितने का एक्चुअल में बिका है। तो मतलब यही तो ऑडिट है। सर आज वाले क्विज में पिछला वाला भी होगा, अबे जो होगा वो तुम्हारी सोच है। नेस्ले का ऑडिट EY करती है, बिल्कुल EY करती है जानी, नेस्ले का। पर अभी हम पहले तो ये कर लेना जानी, इधर सुनो, इधर फोकस के साथ। हम आते हैं किस पे? ट्रेड रिसीवेबल पे। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे ट्रेड रिसीवेबल का डेज का मतलब ये है ना कि आपके पैसे कितने दिनों में पूरे साल में रिकवर हो जाते हैं। एग्रीड है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, इस पे तो फॉर्मूले की कोई पंचायत नहीं है ना, जल्दी बताओ।
अच्छा भाई चलें, ओके ये क्लियर हो गई। आगे हमने कहा कि भाई रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला ये है, ट्रेड रिसीवेबल को ऊपर रखो, रेवेन्यू को नीचे रखो, इनटू कि पूरे साल का रेवेन्यू जो कमाते हो वो कितने दिनों में कैश में रियलाइज हो जाता है। एग्रीड? अच्छा अब अगेन इसमें भी न्यूमरेटर में रिसीवेबल है, मतलब एज एड। तो अगर सेल हुए जा रही है वो जमा हुए जा रहा है, सेल हुए जा रही है वो जमा हुए जा रहा है, इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो पैसे नहीं दे रहे। तो क्या आप रिसीवेबल डेज को देख के ये एक अंदेशा कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कोई रिसीवेबल रिकवर ना हो पाए, बैड डेट का रिस्क है। तो अब वेरी गुड प्रोविजन का। तो अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, हम अगर वैसे देखें तो एक तरीका कहा तो मैंने आपको एजिंग का बताया था, वो अलग है, और डेज को देखने का तरीका। अच्छा मैं तुम्हें एक वैसे ही तुम्हें बताता हूँ, एक कंपनी है जो तुम्हें पता है इसका एक कस्टमर है XYZ, न्यूज़ आती है मार्केट में कि वो बैंक करप्ट हो गया, तो बैड डेट का रिस्क है पक्का। तो ये तो नया तरीका है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ फैक्टर्स तो हजार हो सकते हैं, किसी भी वजह से इस कंपनी पे कोई हिट आ रही है तो वो है। तो अभी देखो ना, अब हमें 3 चीजें हो गई कि एक चीज हफ्ते का एजिंग, उससे भी पता लगता है, डेज से भी पता लगता है, और अगर इन्वायरमेंट में आपको पता लगा कि कोई एक कस्टमर बैंक करप्ट हुआ है तो उससे भी पता लगता है। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा अब इसको रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट बैड, अब देखो इसको लिखने का वही तरीका, सिंस ट्रेड रिसीवेबल डेज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। तो पहले बताओ बात समझ आती है? तो देखो अगर तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में या एग्जाम में कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो मैं उसको यूज करने का तरीका सिखा रहा हूं कि हाउ इन प्रैक्टिकल लाइफ वी डू रिस्क असेसमेंट। तो वो यही है, आप क्यों FAR 1 में इसको पढ़ के आते हैं या समझ के आते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अगर आप एज एन ऑडिटर उसको देख रहे हैं तो ये है, एज ए मैनेजमेंट देख रहे हैं तो आपको परेशानी होनी चाहिए क्यों नहीं रिकवर हो रहे, एज एन ऑडिटर देख रहे हैं तो आप फिर भी कह रहे हैं कि भाई प्रोविजन नहीं बुक हुआ होगा। तो जो इस इंफॉर्मेशन का यूजर है वो अपने हिसाब से सोचता है। एग्रीड है? पक्की बात है। अच्छा जी सर कलेक्टिवली इंश्योर करेंगे कि बस रिसीवेबल पर सेल्स रिकॉर्ड कर दी हूँ, नहीं देखो यार, सेल्स का मामला अलग है। सेल्स का मामला व्हेन यू आर लुकिंग एट द सेल्स तो वो सेल्स है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिसीवेबल की। और अगर इसमें कुछ फेक होगी तो सेल्स से पकड़ में आ जाएगा ना कि सेल्स इनटू रिसीवेबल होगा। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी मसले हैं, वो अलग से देख रहे हो। क्लियर है सर? अगर हम सिर्फ अंडर स्टेटमेंट और बैड डेट एक्सपेंस लिखें, नहीं बेटा नहीं लिखना ना, जब मैंने 2 बातें बोली हैं तो आपने भी कितनी बोलनी है? 2। चलें सर डेटर डेज को देखकर प्रोविजन और बैड डेट्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा भाई सर हम लोग बैड डेट की तो प्रोविजन भी बुक करते हैं ना, बट आज तक ऑडिट में अंडर स्टेटमेंट बैड डेट एक्सपेंस की बात की है, प्रोविजन की क्यों नहीं की? अबे तो बैड डेट एक्सपेंस का क्रेडिट क्या होता है मानिया? प्रोविजन। तो भाई डेबिट की बात कर रहा हूं तो क्रेडिट तो ऑटोमेटिकली है। क्या सिंगल एंट्री है क्या? डबल है ना। एक की बात करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली केटर हो जाएगा। मानिया बात क्लियर? देखो मानिया कह रही है कि सर आप देखें बात ये कर रहे हैं बार बार कि आप कह रहे हैं बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन की आप बात नहीं करते। तो फिर आप अगर आप बैड डेट एक्सपेंस नहीं कह रहे तो फिर आप सिंपल ये लिखें अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो आप बोलेंगे डेबिट की बात नहीं कर रहे, है ना। डेबिट की बात कर रहा हूं तो तुम्हें मुसीबत क्रेडिट से, क्रेडिट की बात कर रहा हूं तो बोलो डेबिट क्यों नहीं बात कर? तो भाई एक बात कर लो, या तो बैड डेट एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर, दोनों में बात एक ही है। चलें दोनों की बात कर सकते हैं। अरे भाई जब एक ही चीज करके मार्क्स मिल रहे हैं तो आपने बाकी क्यों करना है? एक ही चीज करके जब आपको नंबर पूरे मिल रहे हैं तो क्यों दोनों पे चौरंगियों पे जाना? जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है उससे मेंशन करना। हाँ ये अलीना ने सही बात की, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है उसकी बात करें, जो डायरेक्ट हिट हो रहा है उसकी बात करें, उसके आगे बात नहीं होगी। क्लियर है भाई? चलें सर इस केस में भी ऐसा हो सकता है ना कि लास्ट डेज में सेल क्यों नहीं? इस केस में नहीं हो सकता, रीजन बताता हूँ। क्योंकि नीचे सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी, रिसीवेबल भी इंक्रीज होगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? अब देखो फॉर्मूले की बात करें तो मैच भाई की बड़ी अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि लास्ट डेज में सेल हुई हो तो क्या ये वही केस नहीं है?
क्योंकि सेल और रिसीवेबल दोनों इंक्रीज होंगे ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा वही जो है। एग्रीड है? तो ये रेशियोज में समझ तो आ रहा है ना। और ऐसा IFR में सवाल भी आता था कि अगर ये कर दूं इसके अंदर तो क्या होगा। अबे क्या करके नहीं आया, अजीब से मुंह बना रहे हो, जिसमें सेल ये एक्शन करूंगा तो रेशियोज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो इसलिए था कि यहाँ अप्लाई करो, वो फेल क्या है तो वो अलग बात है, वो यहाँ पे अलग से देख रहे हैं। सही है, चलें। तो मेरे ख्याल से पहले बता दो, क्या दो चीज़ें समझ आती हैं, रिसीवेबल डेज और इन्वेंट्री डेज। तो देखो ये मैंने लिखने का तरीका यहाँ पे, डेटर डेज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, देयर रिस्क ऑफ एन अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस की का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी। सही है, आगे इन्वेंट्री डेज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, देयर इज अ रिस्क ऑफ एन अंडर स्टेटमेंट ऑफ। अब तुम बोलो प्रोविजन फॉर एनआरवी लॉस, बात एक ही है। सही है, एक ही बात कर लो, कवर हो जाता है। एग्रीड है? चलें जी, ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ बात समझ आती है, जल्दी से जानी, जल्दी से। ओके, तो इस क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि कॉपी नहीं, बुक में है सब। नहीं, भाई ने बोला वैसे ही याद रहेगा। अभी सवाल दूंगा ना इस पे, आज सवाल आएगा ना फिर, तो सवाल में सारी चीजें होंगी। सही है, तो प्लीज इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना सवाल को। हम फिर अगली क्लास में सुबह आते ही, अच्छा पहले तो ये है कि मैं उसको फेसबुक पे पोस्ट करूंगा, आपने वहीं पोस्ट करना है। व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते हम, जलील वहाँ करता हूँ ना मैं लाइव, इधर कहने का पब्लिक में, तो कहने का अच्छा देखो वहाँ पे ट्रैकिंग रहती है, सीधी सी बात है। व्हाट्सएप पे अभी मैं बता रहा हूँ ना, वैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप ग्रुप में जाओ, सर चेक डीएम, ऐसी कौन सी गंदी बात है डीएम, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ कर ले। बात क्या होती है, सर कहना है शेयर क्विज है। अबे भाई जब लिंक दिया है तो वहां जाओ, वहां पे फेंको उसको, लिखो, क्या मसला है। तो कहने का मतलब ये क्या, एक जगह बना दो ना कि भाई एक कम्युनिकेशन चैनल है। मैं भी मतलब वो देखता हूँ इजीली, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, हमने ग्रुप बनाया हुआ है कि मैं उसको बोलता हूँ भाई ये क्यों नहीं चेक हुआ, तो मेरे लिए मॉनिटरिंग आसान है। भाई आप पर्सनल में भेजते रहोगे, शर्म किस बात की है यार। मैंने आपको कह दिया बहन है तो है, खत्म हो गई बात, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कोई कुछ भी नहीं कह सकता आपको, मैं कह रहा हूँ। सही है ना, वो मेरे सिवा वहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता आपको, आप करें कमेंट। सही है, बेझिझक। चलो ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।